हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सीटेट 2019 पेपर 1 मैथ के बारे में। इसको आज हम हल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। समावेशित शिक्षा विद्यालय मतलब जहाँ सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हो, ठीक है। तो दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। बताइए, ये होगा नहीं विशेष, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणनफल इस प्रकार किया। देखिए, उसने उसको खंडों में बांटकर आसान भाषा में हल कर दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सहचर्य सिद्धांत, ठीक है। सहचर्य सिद्धांत यही कहता है कि युग्म को आसानी से गुणा करना। इस सिद्धांत के अंदर यही बताया गया है कि कैसे हम बड़े सवालों को टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। बताइए, कह रहा है कि क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित नहीं है। बताइए। वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, मापन, ठीक है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना में ये नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक संख्या जो विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बताइए। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। गणितीय प्रक्रम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पक्षांतर, ठीक है, गणित में होता है। आकलन भी गणित में होता है, ठीक है। मानस दर्शन भी होता है, लेकिन ये कंठस्थ करना ये गणित में नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि जूम कर देते हैं। कह रहा है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी में 17, दोनों मिलाकर कितने हुए, ठीक है। ये पहला है। दूसरा है कि एक में 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो नई कीमत बताइए। लिखे है ऑप्शन की कौन सा कथन सत्य है। लिखा है ए योग की समुच्चय संख्या को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। आगे कहते हैं दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। या चौथा कि ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है परंतु बी योग की समुच्चय संरचना। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए छोटा कर देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कि ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को, ठीक है। इसका अर्थ है किसी राशि द्वारा किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाना आवर्धन का मतलब होता है। तो ए योग की एकीकरण संरचना है और बी वृद्धि विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में क्या सही है।
ऑप्शन है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा कि भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले आती है। यानी पहले ही जान जाता है उठा के कि किसका भार अधिक है, बच्चा पहले ही उठा के जान जाएगा किसका भार अधिक है, आयतन तो बाद में निकालेगा सूत्र द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। कहता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करिए। इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो सबसे पहले 25 टाइल से दिए तो बालक क्या करेगा, बालक सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालेगा। ठीक है, फिर गुणनखंड करेगा और आखिरी में परिमाप। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, विवेचना करेगा। ठीक है, कंठस्थ तो होता ही नहीं गणित में, तो पहले ही देख चुके हैं ये होगा नहीं। प्रत्यय त्रुटि विधि या कुछ नहीं होगा, चित्रांकन गणित में होता नहीं। सबसे पहले विवेचन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो विवेचन सोचेगा, फिर चर का प्रयोग करेगा, फिर प्रतिरूप देखेगा। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि कह रहा है कि वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है। वान हेले के जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं, बताइए। स्थानिक मान या ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। पहले के वीडियो में भी हमने बात की थी वान हेले के सिद्धांत के बारे में, तो ये ज्यामितीय चिंतन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या है। कार्य विविध ज्ञान पर आधारित केंद्रित होना चाहिए, या फिर गणित संकल्पनाओं को कठोरता देने वाले होना चाहिए। तो गलत ही हो गया, कठोरता से जैसे ही निगेटिव शब्द है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को प्रगामी गणित के तौर पर तैयार करना हो, ये भी नहीं होगा। ये छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन के अनुभवों से छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। दशमलव पढ़ाना है, संख्या चार्ट, टेलर का गिनतारा होगा नहीं, संख्या चार्ट में यह होता नहीं। तो ग्राफ पेपर में एक एक दशमलव चिन्ह दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिरी तक आप सवाल को पढ़ें। नहीं है कि क्योंकि लास्ट में नहीं ही बहुत लिखा रहता है आजकल। तो लिखा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, या ऐसे कार्य नहीं है तो ये तो है, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिससे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। सही है। आगे की मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समूह संचालित हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें भी नहीं है दिया हुआ है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था नहीं है।
तो नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा हाँ, ये कोई इम्पोर्टेंट रूल नहीं, विशेषता नहीं है, समय के कोई पाबंदी नहीं होती। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब 50%। ठीक है, 100% छात्र तो आधे छात्र बैडमिंटन। ठीक है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो शतरंज कितने खेलते हैं? देखिए, इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे स्कूल में छात्रों की संख्या हमको पता नहीं है, तो हमने x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 1/4, 1/4 दिया हुआ, 1/4 भाग x टोटल है, तो 1/4 भी उसी में उपस्थित होगा। ठीक है, तो 1/4 इंटू x। ठीक है, टोटल कितना है? वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 1/160। तो इसको बराबर कर लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे, 4 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 16 इंटू 160 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको गुणा कर लीजिए, लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, फिर कह रहा है शतरंज खेलने वाले कितने हैं? शतरंज को 1/16 x हो जाएगा। टोटल x है, x को हमको ऐड करना है क्योंकि वो तो छात्र है ना। शतरंज कितना हो जाएगा? 1/16 x का मान अभी हमने ये निकाल रखा। ठीक है, x का मान यहाँ रख देंगे, तो 160 इंटू 4 हमने रख दिया, काट लिया, इधर आ जाएगा 10 इंटू 4। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? 40 छात्र जो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, 40 छात्र शतरंज खेलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आखिरी चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? 18 सही 3/4 में। देखिए, इसको कैसे करेंगे। इसको हमने बटे में लिख लिया, आ गया 75/4। ठीक है, में 1/4 संख्या 1/4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1/4 से भाग दे दिया, ये गुणे में बदल जाता है, 4 कट गया, तो 75 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 ही इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 75 चतुर्थांश हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा कि संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, 3 संख्याओं को जोड़ना है और योग करना है कि कौन सा संभावित योग आ जाएगा। थोड़ा लंबा दिमाग लगाने वाला सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि हमको पता है, अगर हम यहाँ आप करके देखिएगा, फिर भी मैं करके बता देता हूँ। यहाँ हम 3 लिख देंगे, 3, 2, 6, 4, 8, 7, इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3, 2, 5, 6, 4, 10, 8, 8, 16, 1 हासिल होगा, तो 1605 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक के भेजती है। डाक की दरें इस प्रकार है: 20 ग्राम तथा उससे अधिक पर 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम पर 2 रुपये। इस तरह पार्सल का 50 ग्राम या उससे अधिक पर 5 रुपये, उससे अतिरिक्त पर 3 रुपये। दीपा क्रमशः 250 ग्राम पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2 पत्र 200 ग्राम 35 ग्राम बेचती है, तो उसको शुल्क कितना देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे कि 2 पार्सल हैं क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम के, और 2 पत्र हैं 20 ग्राम और 35 ग्राम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 250 ग्राम में 200 का निकाल लेंगे। 200 में हमारा कितने 3 पार्सल आ जाएंगे, 50 के 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ जाएंगे, तो इनके ठीक है, पार्सल की बात हो रही ना, पार्सल की बात हो रही है, तो 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम पे 5 रुपये होता है, तो
50 ग्राम पे 5, 50 ग्राम पे ये 50 ग्राम एक्स्ट्रा है, ठीक है। 50 ग्राम पे हमने 5 लिख लिया, और एक्स्ट्रा क्या है, उसके एक्स्ट्रा क्या है, 3 रुपये एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो 50 ग्राम पे यहाँ कितने बनेंगे, 50 ग्राम पे कितने भाग बन जाएंगे, 200 में 4 भाग, 3 रुपये एक्स्ट्रा लेना है, तो 3 का हमने 4 भाग हो जाएंगे, 3 का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 12 ये, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 17 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार 300 का निकाल लेंगे कि 300 में 250 और 50 हमने बाहर निकाल लिया, उसका 5 रुपये हो गया। और इसमें 250 में 50 के खंड करेंगे तो कितने 50 आ जाएंगे, 5 50, तो 5 गुणे 3 रुपये प्रति के हिसाब से लेना है, 3 का गुणा कर देंगे तो 15 + 5, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्सल का, ठीक है। इस तरह पत्र का 200 ग्राम का 5 रुपये, ठीक है। 200 ग्राम के ऊपर का 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। 2 रुपये एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया, आ गया 7 रुपये, दोनों को जोड़ दिया, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 49 रुपये, ठीक है। समझ लीजिएगा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, समझने की देर है, तो 49 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे कि कह रहा है कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और एक फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, मतलब जो संख्या हमने जोड़ी है वही घटा दी है, ठीक है। तो प्राप्त संख्याओं का योग बताइए। देखिए 50 में एक पूर्ण संख्या मान लिया, वो संख्या x है, ठीक है। तो 50 में हमने x जोड़ दिया, तो 50 + x, फिर क्या कह रहा है, फिर वही संख्या 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ा और वहाँ वही संख्या 50 से घटा दी। अब 50 से वही संख्या हमने घटा दी, देखिए सॉरी ये, अब 50 से वही संख्या हमने घटा दी, ठीक है। अब इनका योग करना है, दोनों का योग कर लेंगे, तो 50 + x + 50 - x, तो x हमारा कट जाएगा, 50 50 100, तो 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे कि कह रहा है कि नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी है, उनको पढ़िए और उत्तर दीजिए, ठीक है। नई दिल्ली से ये देखिए कुछ समय दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमको देखना है। कह रहा है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। देखना है सही है कि नहीं, ठीक है। नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर कितने बजे चलती है वहाँ से, 5:25, ठीक है, 5:25 पर, ठीक है। 5:25 पर नागपुर से चलती है और 5:35 पर पहुंचती है, ठीक है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे 5:35 पर वह सुबह निकलती है और शाम को 20 इसको हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है, 20:45 रात में पहुंचती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8:45, ठीक है, रात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुबह कितने बजे, 5:35 से शाम के 5:35 तक 12 घंटे ये हो गए, ठीक है। और शाम के 5:35 से 8:45 तक 3 घंटे 10 मिनट ये हो गए। अब सबको हम ऐड कर देंगे तो 12 घंटे और 3 घंटे ऐड कर देंगे तो 15 घंटे 10 मिनट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम को निरूपित करती हैं, ठीक है। कह रहा है कौन सी संख्याएं आरोही क्रम को निरूपित करती हैं। तो देखिए पहला अंक तो सभी में है। आरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, अवरोही मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे बड़ा 30 होता है, 30.5, तो इन तीनों में 30.5 है। आगे देखते हैं 3, ये भी सही है। इसमें से ये बड़ी हो गई, ये दोनों आगे, पहला और दूसरा। फिर आगे चलते हैं,
अब इन दोनों में हमको पहचानना है, इसमें और इसमें, कि कौन बड़ा है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए क्या दिख रहा होगा कि आपको कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बताइए। ये जो है इसमें ये बड़ा है इससे। इसको प्रूव करने के लिए आप ये इसमें से घटा दीजिए। अगर आपको 3.055 में 3.5 अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 5 5, यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि 3.05 है, इसमें हम 0.005 जोड़ेंगे तभी हमारा 3.055 आएगा। ठीक है, तो इतना ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3.5 kg बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, 2.2 किलो काजू को मिला दिया तथा मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट में बनाना है, तो प्रत्येक का भार बताइए। देखिए इसको किससे करेंगे। बादाम कितना है 3.5 kg, किशमिश कितनी है 2100 ग्राम, इसको हमने केजी में बदल लिया तो 2.1 kg आएगा। ठीक है, काजू 2.2 kg, सबको जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा 9.6 kg। ठीक है, 2 दर्जन पैकेट में बदलना है, 2 दर्जन मतलब 24 पैकेट। ठीक है, 24 पैकेट बराबर 9.6 किलो। तो इसको किलोग्राम को हमको ग्राम में बदल लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे तो आ जाएगा 9600 ग्राम। ठीक है, तो एक पैकेट का भार क्या हो जाएगा, 24 का भाग दे देंगे तो 400 ग्राम एक पैकेट का भार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। ठीक है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। और आगे क्या कह रहा है कि बीकर को ऊपर तक पानी में भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की ढालता बताइए। देखिए इसको ऐसे करेंगे, बीकर में पानी का भार कितना है 3/7। ठीक है, खाली कितना है, एक बीकर है इतना भरा हुआ है। ठीक है, खाली कितना घटा देंगे तो आ जाएगा 4/7 भाग खाली है। तो वो दे रखा है कि 16 लीटर, उधर दे रखा हुआ है कि 16 लीटर ऊपर तक भरने के लिए पानी चाहिए, तो 16 लीटर बराबर 4/7 भाग खाली है, तो 4/7 भाग बराबर 16 लीटर। ठीक है, तो कुल क्षमता निकाल लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 28 लीटर की उसकी धारिता कुल क्षमता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कि कह रहा है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्चा कर देती है। तो उसे 5950 का मोबाइल ख़रीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। देखिए इसको ऐसे करेंगे, पहले हमने बचत निकाल ली, सोमवार बुधवार शुक्रवार को बचत करती है, तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 230 रुपये। ठीक है, रविवार को 60 रुपये खर्चा कर देती है, तो एक हफ्ते में कितना बचाया, 60 घटा देंगे तो एक हफ्ते में उसने 170 रुपये बचाए। मोबाइल की लागत क्या है 5950 रुपये, तो सप्ताहों की संख्या के लिए 1070 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1070 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35। तो आशा को मोबाइल ख़रीदने के लिए 35 सप्ताह लगेंगे उसको इतने पैसे इकट्ठे करने में। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। बताइए, वो संख्या बतानी है, संख्या बतानी है। देखिए 2 अंक की संख्या है, पहले हमने लासा निकाल लिया 3 4 6 का। ठीक है, लासा 12 आ गया, तो 12 के हमने गुणांक निकाल लिए। टोटल कितने गुणांक आ गए 6। ठीक है, गुणांक निकालना आपको आता होगा, लेकिन
9 गुणांक होने चाहिए उसने कहा है ना। तो हमने इसलिए जब हमने 12 में 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो 36 हो गया। अब हम 36 का गुणांक निकालेंगे तो 9 गुणांक आ गए। तो आवश्यक संख्या कितनी आ जाएगी? 36। ठीक है, 36 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा? नए परिमाप में कितने का गुणा हो जाएगा? देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप का सूत्र आपको पता है, 4 इंटू भुजा 10 सेंटीमीटर है, गुण आ गया 40 परिमाप। तो नई भुजा क्या आ जाएगी? 20। जब परिमाप 40 हो गया तो भुजा कितनी हो जाएगी? 20। नया परिमाप निकालेंगे तो 4 इंटू 20 बराबर 80। नया परिमाप 80 आ जाएगा। अब पुराना परिमाप, नया परिमाप अनुपात पुराना परिमाप निकाल लेंगे तो 80 अनुपात 40, 2 अनुपात 1 का अनुपात आ जाएगा। अतः नई परिधि पुराने परिधि की 2 गुनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऊर्ध्वाधर और सममिति। ऊर्ध्वाधर क्या होती है? सीधी रेखा। सममित क्या होती है? ठीक है, तो कौन सा अक्षर है जिसमें खींची जा सकती हैं? सिंपल है, ये हो गया एक्स। इसमें हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है यदि 11,011 ये किसमें लिखा हुआ है? जानते हैं आप किसमें लिखा हुआ है? को ये बाइनरी संख्या में लिखा हुआ है, को दशमलव में बदलना है तो स्थान भरिए। देखिए, इसको कैसे करेंगे? बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलना है तो सबसे पहले हम देख लेंगे संख्याएँ कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 गुणे 2 की घात 4 पहले लिखेंगे, इस तरह करते चले जाएंगे, प्लस 1 गुणे 2 की घात। इन संख्याओं को हमको यहाँ लिखते चले जाना। ठीक है, लाइन से पहले एक में 2 की घात 4, फिर दूसरा 1 गुणे 2 की घात 3, इस तरह घटता हो जाए। फिर 0 गुणे 2 की घात 2, इस तरह लिखते चले जाएंगे आखिरी तक, 0 तक जाएगा। 1 गुणे 2 की घात 0, सबको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 27। तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पद पर लिखना चाहिए, सही बात है, श्याम पद पर लिखना चाहिए। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना चाहिए, सही है। और कह रहा है कि चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएं। तो बताइए, तो वो कह रहा है कि किस हिसाब से पहले शिक्षक क्या करेगा? सबसे पहले ही वो क्या श्याम पद पर चतुर्थांश को बता देगा, और सबसे पहले तो बताएगा नहीं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश, एग्जाम्पल बताएगा। पहले ठोस पदार्थ को ही लेगा, उसको चतुर्थांश को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले बी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए चित्र दिखाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आखिरी में ये पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। कह रहा है कि 72 × 28 बराबर 30 × 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान की आप पूर्ति कीजिए। कैसे करेंगे? जब भी रिक्त स्थान के बारे आए वहाँ हमको x लिख देना है। ठीक है, 36 × 4 × x हमने लिख लिया। ठीक है, ये आ जाएगा, इंटू कर लेंगे 2 16, इसको यहाँ गुणा कर लेंगे तो 144 x आ जाएगा। ठीक है, x का 75 हो जाएगा तो 216/144। ठीक है, काट लेंगे तो ये आपका 14 बार में
चला जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब 14 आया तो 14 आया हमारे पास, तो 7 का गुणज है 14। सही बात है, 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है। नहीं, 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है 10 से कम है, ये भी नहीं होगा, 10 से कम भी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है एक सम संख्या, हाँ सम संख्या है। 36 का गुणनखंड है, हाँ है। 56 का गुणनखंड है, हाँ है। तो ADE, ठीक है, ADE कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। सारे सवाल कंप्लीट हो गए। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इससे दूसरे लोग भी देख पाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय।